So hello guys, welcome to the UGC Net JRF Crash Course channel. So here I am with another video. तो आज हम MCQs करने वाले हैं 30 MCQs ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड जो आपकी NTA नेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चंस करेंगे आज हम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट, या So the first question is, there are the two sets given below. Set 1 specify the types of research. इसमें types of research बतानी है और second indicate उस जो second है वो indicate कर रहा है उसके characteristics को, तो उन दोनों को matchup करना है आपको। तो the first one अगर हम बात करें fundamental research, तो fundamental research, applied research, action research, इवेल्युएटिव रिसर्च और इवेल्युएटिव रिसर्च, ये 4 रिसर्च हैं। तो आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से इनको मैच कीजिए और बताइए क्वेश्चन का आंसर। तो अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च की, तो फंडामेंटल रिसर्च में हम एक इफ़ेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग, एक थ्योरी को बिल्डअप करते हैं, तो इसको हम करेंगे सेकंड से कनेक्ट। किससे करेंगे? सेकंड से। फिर आते हैं हम अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में जो हमने थ्योरी बनाई है जब हम उसको अप्लाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसको अप्लाई करते हैं तो वेरियस सिचुएशंस में, तो हम उसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। तो ये हमारा आएगा एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी, को एक्सप्लोर करना फॉर यूज़ करने के लिए इन वेरियस सिचुएशंस में। तो ए का हमारा हुआ है सेकेंड और बी का हमारा हुआ है फोर्थ और सी का हमारा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च मतलब जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, जो अभी जो सिचुएशन है उस पे काम करना। तो एक्शन रिसर्च हमारा होगा 3, सी हमारा होगा 3 और फोर्थ हमारा इवैल्यूएटिव रिसर्च, जो हमने रिसर्च की है, जिसके ऊपर रिसर्च की है उसको इवैल्यूएट करना कि हमने क्या क्या रिसर्च कर लिया है। तो फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट, हमारी जो रिसर्च है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है तो वो फाइंड आउट करना। तो हमारा डी क्या होगा? फर्स्ट होगा। तो हमारा सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, तो ये हमारा आता है सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रैटेजी। मतलब जो एक्शन रिसर्च को हम किस तरीके से करते हैं। पहले हम रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर प्लान करते हैं, फिर उसके बाद एक्ट करते हैं, या फिर पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, प्लान करते हैं, या फिर पहले एक्ट करते हैं, फिर प्लान करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, या फिर हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो अगर आप गौर से पढ़ें तो खुद ही आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्लानिंग। तो इसमें साफ साफ स्टार्टिंग में सबसे पहले प्लानिंग इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे, फिर जो हमने प्लान किया है उसके ऊपर एक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कि हमने कैसा किया है, उसके बाद हम उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज आंसर 4, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एक रिसर्च स्टेप्स इन द नियरर टू साइंटिफिक मेथड। कौन सा सीक्वेंस इसमें सही है रिसर्च के स्टेप्स का, मतलब रिसर्च में किस तरीके से स्टेप्स लिए जाते हैं, तो इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही है। फर्स्ट है, पहले सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं हम, फिर उसको डिड्यूस करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सॉल्यूशन कॉन्सिक्वेंसेस को डिड्यूस करते हैं, फिर परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन को परसीव करते हैं, फिर लोकेट करते हैं उसकी डिफ़िकल्टीज़ को और टेस्ट करते हैं सॉल्यूशन को, या फिर पहले परसीव करते हैं प्रॉब्लम की सिचुएशन को, प्रॉब्लम सिचुएशन, फिर लोकेट करते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम को और उसकी डेफिनेशन को, फिर हाइपोथेसाइजिंग करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डिड्यूस करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस इन एक्शन, या फिर डिफाइनिंग करते हैं प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई करते हैं कॉज ऑफ द प्रॉब्लम या डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन को, फिर ड्रॉ करते हैं सैम्पल, फिर कलेक्ट करते हैं डाटा है, फिर एनालाइज करते हैं रिजल्ट को, या फिर पहले आइडेंटिफाई करते हैं कॉजल फैक्टर्स को, डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस, सेलेक्टिंग अ सैम्पल, कलेक्टिंग डाटा एंड अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर होगा, पहले हम चीज़ों को प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, पहले हम चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, कि क्या कॉज है, किस वजह से ये प्रॉब्लम है, फिर हम पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, क्या हमें सैम्पल लेना है, फिर हम ड्रॉ सैम्पल ड्रॉ करते हैं उसमें से कि इसमें से हमें कौन कौन से सैम्पल लेने हैं जिसके ऊपर हमें अपनी टेस्टिंग करनी है, फिर उसके बाद डाटा कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं रिजल्ट को एंड में। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर थर्ड। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स, जो प्रॉब्लम है रिसर्च एथिक्स की वो किस चीज़ से कंसर्न करती है, इन विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च, कौन सी रिसर्च एक्टिविटी से कंसर्न है। फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ अ थीसिस के फॉर्मेट से, डाटा एनालाइज करना थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक से, या फिर डिफाइन करना पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च को, या फिर एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग से। थीसिस किस, एथिक्स जो हैं, एथिक्स किससे वो करते हैं, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए, फॉलोइंग ऑफ द प्रेस्क्राइब ऑफ द फॉर्मेट थीसिस मतलब वो तो फॉर्मेट में आ गया कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए थीसिस का, एक रिपोर्ट को लिखने का क्या थीसिस फॉर्मेट होना चाहिए, तो ये हमारा फॉर्मेट टाइम में आया। डाटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो ये डाटा एनालिसिस में आ गया, ये एथिक्स में नहीं आएगा। डिफाइन द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च को डिफाइन करना, तो ये हमारा स्टार्टिंग का है काम, जब हम डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन को। फिर आता है हमारा एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, जब हम रिपोर्ट करते हैं रिसर्च को, जब हम एंड में अपने रिसर्च को रिपोर्ट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, तो उसमें एथिक्स आता है, मतलब हमें क्या रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, तो वहाँ पे वो हमारे एथिक्स होते हैं कि कौन से रूल्स और नॉर्म्स को हमें फॉलो करना है, तो ये एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग में हमें करना होता है। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर फोर्थ। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। कौन सी एक्टिविटीज़ में जो है वो नर्चरिंग क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और जिसमें क्रिएटिवनेस होती है और क्रिटिकल थिंकिंग की जाती है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होती है जिसमें। तो पहले हम प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी को प्रिपेयर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं सेमिनार पेपर उसमें, या फिर पार्टिसिपेशन इन द रिसर्च कॉन्फ्रेंस में, या फिर
पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप, तो किस में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ होता है? तो बताइए व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो अगर हम बात करें रिसर्च समरी में, हमारी रिसर्च समरी में हम अपनी थिंकिंग का यूज़ करते हैं। सेमिनार जब हम पेपर प्रेजेंट करते हैं, सेमिनार पेपर, उसमें भी हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग का यूज़ होता है। ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं रिसर्च कॉन्फ्रेंस में, उसमें भी हमारी कॉग्निटिव और हमारी वोकेबलरी थिंकिंग का यूज़ होता है। लेकिन जब हम पार्टिसिपेट करते हैं वर्कशॉप मतलब जब हम काम करके किसी चीज़ को दिखाते हैं, तो उसमें हमारी एक क्रिएटिवनेस निकल के आती है कि हम किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं खुद से, तो उसमें क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ होता है। तो द करेक्ट आंसर इज पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप। Move to the next question. Sixth question. So which of the following research type focus on ameliorating the prevailing situation? कौन सी ऐसी रिसर्च है, कौन सी ऐसी टाइप की रिसर्च है जो कि फोकस करती है एमलियोरेटिंग पे, जो उसकी प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसकी? तो वो क्या फंडामेंटल रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है? मतलब जो अभी एक सिचुएशन है उसको सॉल्व करने पे फोकस करती है। ठीक है, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, जो अभी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो कौन सी है वो? तो अगर हम बात करें फंडामेंटल रिसर्च, जब हम कोई थ्योरी बनाते हैं, अप्लाइड रिसर्च जब हम उस थ्योरी को अप्लाई करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब हम दो वेरिएबल्स के कॉज और रिलेशनशिप को मेज़र करते हैं, इफ़ेक्ट देखते हैं उन दोनों का एक दूसरे पर क्या है। तो और एंड में बचती है हमारी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च की अगर हम बात करें, तो एक्शन रिसर्च में हम जो एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसको सॉल्व करने में हेल्प आती है। तो द करेक्ट आंसर इज एक्शन रिसर्च। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रिसर्चर अटेम्प्ट करता है टू इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंग्जाइटी प्रोननेस ऑफ द चिल्ड्रन, विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस? अगर हम एक रिसर्चर को इवेलुएट करना है कि मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंग्जाइटी प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन, कि जो एंग्जाइटी का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के माइंड पर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को एंग्जाइटी है तो उससे क्या, उसको क्या प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ को अगर उसको इवेलुएट करना है तो इसमें कौन सी रिसर्च यूज़ होगी? क्या उसमें केस स्टडी मेथड यूज़ होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड यूज़ होगा, या सर्वे मेथड यूज़ होगा? तो इसमें केस स्टडी तो यूज़ नहीं होगा। केस स्टडी में जो हम अभी जो नॉर्मल लाइफ में चल रहा है उसको हम चीज़ों को लोगों से जा के कोई कोई केस है, अगर जब हम उसको स्टडी करते हैं, कोई एक टॉपिक है उसके ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम केस स्टडी कहते हैं। ठीक है, जो हमने अपने कॉलेज टाइम पे असाइनमेंट्स में किया होगा, लाइक केस स्टडी करना, हमें टीचर्स देते कि आपको केस स्टडी करनी है इस चीज़ के ऊपर, तो वो हुआ। द नेक्स्ट वन इज़ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में कॉज मतलब किसी भी वेरिएबल्स के बीच में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप देखना। सर्वे मेथड मतलब जगह जगह जाकर लोगों से उनकी राय लेकर वो सर्वे करना। या फिर एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड कि एक चीज़ का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन दोनों के बीच के रिलेशन को देखना कि उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, प्रभाव को नहीं देखना, उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। जैसे कि एक चीज़ है, उसका आपस दूसरी चीज़ से रिसर्च कर रहे हैं, तो उन दोनों की चीज़ के बीच में रिलेशन क्या है उन दोनों का, तो उस चीज़ को देखना। इसमें भी हमसे यही पूछा गया है कि इवेलुएट कर रहा है कि क्या इफ़ेक्ट है मेथड ऑफ चिल्ड्रन का एंग्जाइटी का और प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन, तो दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। तो ये हम किस में बताते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th।
Yeah. So the eighth question, in which of the following arrangements a wider spectrum of ideas and issues may be made possible? कौन से ऐसे अरेंजमेंट है जिसमें कि ज़्यादा आइडियाज़ और इश्यूज होते हैं? रिसर्च आर्टिकल में होते हैं, वर्कशॉप मोड में होते हैं, कॉन्फ्रेंस में होते हैं, या फिर सिंपोजियम में होते हैं. मतलब हमारे बहुत सारे आइडियाज़ और इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. तो अगर हम बात करें रिसर्च आर्टिकल में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है. कॉन्फ्रेंस में भी नहीं होता है, सिंपोजियम में भी नहीं होता है. तो बात करते हैं वर्कशॉप मोड में जब हम बहुत सारी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग, तो बहुत सारे हमारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं, बहुत सारे उसमें इश्यूज प्रॉब्लम्स भी आती हैं. तो ये हमारा आंसर होगा वर्कशॉप मोड. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 9th, in finalizing a thesis writing format, which of the following would form part of supplementary pages? जब हम थीसिस लिखते हैं, जब हम अपनी थीसिस लिखते हैं तो कौन सा फॉर्म पार्ट है कि सप्लीमेंट्री पेजेस, कि ये इसका सप्लीमेंट पेजेस है? कौन सा पार्ट उसको शो करता है? लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, टेबल ऑफ कंटेंट, या फिर कंक्लूजन ऑफ द स्टडी, या बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स? सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? देखिए, अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन से लेके चलते हैं. बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स में हम लिखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन गेन की है, ठीक है. इसमें तो ये आएगा कि कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन हमने गेन की है. कंक्लूजन ऑफ स्टडी मतलब हमारी स्टडी का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, कि ओवरऑल हमारी फाइंडिंग्स क्या है, ठीक. ये हमारा थर्ड में आएगा. उसके बाद हमारा आता है टेबल ऑफ कंटेंट. टेबल ऑफ कंटेंट में आएगा कि हमने क्या क्या लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट. ये हमारे कंटेंट्स हैं. द लास्ट हमारा बचता है लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, जिसमें कि लिखा हुआ होता है, जिसमें कि हमारी थीसिस राइटिंग फॉर्मेट के मतलब जो सप्लीमेंट्री पेजेस के बारे में हमारे लिखा हुआ होता है. तो ये हमारा करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is 10th. So which of the following is the susceptible to the issue of research ethics? कौन सा susceptible है to the issue of research ethics के? inaccurate application of statistical technique, या फिर faulty research design, या choice of sampling techniques, या report of research findings? So what is the correct answer? या तो हम इनएक्यूरेट एप्लीकेशन करना ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का, या फिर फॉल्टी रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करना, या चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स की चॉइस, या फिर रिपोर्ट करना रिसर्च फाइंडिंग्स को, जो भी हमने फाइंडिंग्स किए हैं उनको रिपोर्ट करना. तो कौन सा सक्सेप्टेबल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स? रिसर्च एथिक्स में कौन सा आता है, कहाँ पे हमें रिसर्च एथिक्स की यूज़ होती है? तो अगर हम बात पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं. रिसर्च एथिक्स की यूज़ हम करते हैं जहाँ पे हमें रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, रूल्स और रेगुलेशंस का. तो वो हमें कब करना होता है? जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. हमारी रिसर्च को की फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तब हमारा यूज़ किया जाता है. तो द करेक्ट आंसर इज आंसर 4th. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 11th. ठीक है. द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल कंडक्ट एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school program. This endeavor may be related to which type of research? मतलब एक प्रिंसिपल ने स्कूल में कंडक्ट किया है इंटरव्यू सेशन, जिसमें कि टीचर और स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें कि उन्हें एक्सप्लोर करनी है कि कितनी उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो एनहांस हुई है इन स्कूल के प्रोग्राम्स में, ठीक है. कितनी उनकी जो टीचर्स की और स्टूडेंट्स की व्यू टू एक्सप्लोर करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एनहेंस, कितनी पार्टिसिपेशन उनकी एनहेंस हुई है, कितना वो पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ों में.
तो इसमें ये कौन सी रिसर्च है, इवैल्यूएशन रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है या अप्लाइड रिसर्च है। तो हम पहले भी बता चुके हैं इवैल्यूएशन रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं कि हमारी ये रिसर्च है तो इसका हमने कुछ किया, रिसर्च किया, उसका इवैल्यूएशन क्या हुआ है, उसका निचोड़ क्या निकल के आया है। फंडामेंटल रिसर्च हम जब कोई थ्योरी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक्शन रिसर्च में हम जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है जब हम उस पर रिसर्च करते हैं तो उसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च जब हम किसी थ्योरी जो हमने फंडामेंटल में थ्योरी जो जनरेट की है उसको हम जब यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। तो इसमें सीधा सा आंसर है, इसका आंसर होगा एक्शन रिसर्च। जब जो हमारा हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन पे हम जब वर्क करेंगे, लाइक हम इस प्रिंसिपल ने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया सेशन, ठीक है, उसमें वो ये जानना चाह रहा है कि बच्चों की पार्टिसिपेशन कितना एनहेंस हुआ है, तो वो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ही तो काम करेगा। तो ये चीज़ हमारा आएगा एक्शन रिसर्च में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आई थिंक ये हमारा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज़ द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप इस पे भी चीज़ों को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि क्वेश्चंस बार बार आते हैं तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी बार बार कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो हमने इसको पढ़ ही लिया था। हमारा पहला इसमें क्या चीज़ थी, पहले हम प्लान करते हैं, फिर उसके बाद हम एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं और फिर चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13। विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज़ लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन प्रॉब्लम। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि कौन सा इसमें ऐसा सीक्वेंस सही है जिसमें कि जो कि लॉजिकल है, ठीक है। स्टेप्स क्या हैं रिसर्च के, तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं पहले, फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं, फिर डेवलप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन को डेवलप करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर कलेक्ट करते हैं डाटा को, फिर अराइविंग एट जनरलाइजेशन और फिर कंक्लूजन निकालते हैं। या फिर पहले डेवलपमेंट करते हैं रिसर्च डिज़ाइन का, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर अराइविंग एट कंक्लूजन ऑफ डाटा के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। फिर या फिर पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डेवलप करते हैं रिसर्च डिज़ाइन को, फिर डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। या फिर पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर डिसाइडिंग करते हैं कि अबाउट द सैम्पल एंड डाटा कलेक्शन, फिर फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, या फिर कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च एविडेंस। सो द इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा, पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डेवलप करते हैं रिसर्च डिज़ाइन को, फिर डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, और फिर उसको जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो सेट्स हैं, इनको मैचअप करना है। सो द फर्स्ट वन इज़ रिसर्च मेथड। एक रिसर्च मेथड है, फिर डाटा कलेक्शन टूल है, ठीक है। एक क्या है, एक तो हमारा रिसर्च मेथड है, फिर एक है हमारा डाटा कलेक्शन टूल। तो इस पे हम आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंट मेथड है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड है, फिर हिस्टोरिकल मेथड है। तो अगर हम बात करें इसमें यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, क्वेश्चनायर, स्टैंडर्डाइज टेस्ट या फिर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, तो इनको इसके कि क्या मेथड है जिससे हम किस मेथड से
एक तो रिसर्च मेथड है और दूसरे में हमारा डाटा कलेक्शन टूल है। हम इसके लिए कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इन दोनों को मैचअप करना है। तो अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या आता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम बहुत चीज़ों को टेस्ट करते हैं। हम एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट करते हैं इसमें कि एक कोई दो वेरिएबल्स हैं, उनके कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं। तो एक वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हुआ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ए का हुआ थर्ड, तो ए का थर्ड हमारा कहाँ आ रहा है, तो सीधा सीधा हमारा सेकंड में आ रहा है। तो ए का थर्ड, बाकी चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड कौन सा होता है? एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड में क्या करते हैं कि हम एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड में हम टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट करते हैं। अलग अलग मतलब चीज़ें क्या आपस में उनका क्या रिलेशन है, इस चीज़ को लेके हम टेस्ट करते हैं। तीसरा हमारा है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में सर्वे जब हम करते हैं तो हम क्वेश्चनायर लेके लोगों से पूछते हैं कि आप कि लोगों के अलग अलग सर्वे करते हैं, लोगों के पास अलग अलग क्वेश्चन लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्वे हुआ। फिर दूसरा आता है हमारा हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से लेते हैं, लाइक जो पहले का डाटा है और जो खुद से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ 2। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स। जो इशू है रिसर्च एथिक्स का, वो मे बी कंसिडर्ड हो सकता है पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। कौन सी स्टेज ऑफ रिसर्च पे वो हो सकता है रिसर्च एथिक्स का इशू? तो एट द स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हुए और उसकी डेफिनेशन को फॉर्मुलेट करते हुए, या फिर एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग पॉपुलेशन को डिफाइन करते हुए रिसर्च की कि कौन सी पॉपुलेशन लेंगे, या फिर स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करते हुए, इंटरप्रेट करते हुए, या फिर एट द स्टेज ऑफ द रिपोर्टिंग एंड फाइंडिंग्स, या फिर रिपोर्ट करते हुए या फाइंडिंग्स करते हुए। अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी जब ये क्वेश्चन कराया था तो उसमें ये था कि रिसर्च एथिक्स को कहाँ यूज़ किया जाता है। तो हमने पहले भी बात करी थी, फाइंडिंग्स में यूज़ किया जाता है और रिपोर्टिंग में। जब हम चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, पूरी रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, तब हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो इसलिए ये कहाँ उसकी जो इशू होगा रिसर्च एथिक्स का, वो कहाँ आ सकता है? एट द स्टेज ऑफ द रिपोर्टिंग और फाइंडिंग्स के टाइम पे। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या था? 4th। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिगम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसिडर्ड क्रिटिकल? कौन से क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइम पे फॉलोइंग फीचर्स को क्रिटिकल माना गया है? डाटा कलेक्शन विद द स्टैंडर्डाइज रिसर्च टूल, डाटा कलेक्शन को विद द स्टैंडर्डाइज रिसर्च टूल के साथ, सैम्पलिंग डिज़ाइन को सैम्पल करते वक्त विद द प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक के, डाटा को कलेक्ट करना विद द बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंसेस से, या फिर डाटा को गैदर करना टू टेक विद द टॉप डाउन सिस्टमैटिक एविडेंसेस। तो अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन से मेथड को, कौन से फीचर को क्रिटिकल माना गया है इन द क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिगम में? तो पहली बात हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च वो होती है, लाइक क्वांटिटी रिसर्च में क्या होता है कि सिर्फ आप नंबर रैंक दे सकते हो कि उसने अगर आप जैसे कोई चीज़ किसी से करवा रहे हो तो उससे पूछ सकते हो कि आप इसको कितना रैंक दोगे, कितने नंबर दोगे, 1 2 3 4। लेकिन क्वालिटी में क्या होता है कि आप उससे उसके सजेशंस भी लेते हो। लाइक फीडबैक में आप उससे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, उनके फीडबैक में आप लिखते हो कि हाँ ये जो एप्लीकेशंस है ये इस टाइप से है, इसके ये फीचर्स अच्छे हैं, या फिर ये फीचर्स इसके ख़राब हैं, आपको ये चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा डाटा कलेक्शन के टाइम पे नो, सैम्पल डिज़ाइन करते वक्त तो ये भी सही नहीं होगा।
डाटा कलेक्शन विद द बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंसेस, जब हम एविडेंस के साथ चीज़ों को कलेक्ट करेंगे। एविडेंस मतलब उसमें ये भी होगा ना लिखा हुआ कि ये चीज़ें क्या कैसे हैं, तो ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है नेगेटिव इम्प्लीकेशन फॉर रिसर्च एथिक्स का नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या है, ठीक है। अ रिसर्च क्रिटिकली लुक एट द फाइंडिंग्स ऑफ द अनदर रिसर्च, एक रिसर्च क्रिटिकली दूसरी तरीके की दूसरी रिसर्च के जैसे लग रही है। रिलेटेड स्टडीज़ आर सिटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंस, बिना प्रॉपर रेफरेंस के ही उस स्टडी को कर दिया गया है। मतलब कि जहाँ से हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है उनको प्रॉपरली हमने उनको उनको सजेशन मतलब बिब्लियोग्राफी में अपने वो नाम ही नहीं दिया है कि हाँ हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर की है। रिसर्च फाइंडिंग आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग पे फाइंडिंग्स जो हैं वो रिसर्च की वो मेड की गई हैं। कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर इज स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट रिसर्च एविडेंसेस, या फिर आर रिसर्च स्टडी इज रेप्लिकेटेड विद अ व्यू टू वेरीफाई द एविडेंसेस फ्रॉम द अदर रिसर्चर्स, या फिर बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रीलिमिनरी स्टडीज। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो इसमें अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो हम चीज़ों को लेके चलते हैं कि हमारा रिसर्चर क्रिटिकली लुक एट द फाइंडिंग्स ऑफ द अनदर रिसर्च, दूसरे की जैसे रिसर्च लग रही है तो ये नेगेटिव इम्प्लीकेशन नहीं हो सकता। लेकिन रिलेटेड स्टडीज़ आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंस, अगर हमने उसको प्रॉपर रेफरेंस ही नहीं दिया कि हमने कहाँ से गैदर की है इन्फॉर्मेशन, तो ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दूसरी चीज़ हमारी आती है कि रेफरेंस फाइंडिंग्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ कि जो हमने पॉलिसी बनाई है उसके अकॉर्डिंग किया गया है, तो वो तो ठीक बात है उसकी, वो उसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन नहीं है, तो ठीक है थर्ड नहीं आएगा। ठीक है, जिसमें थर्ड है उसको हम कट कर देते हैं। ए में थर्ड है, बी में थर्ड है, डी में थर्ड है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बचा? सी। और हमारा इसका सेकेंड हो गया हमारा कंडक्ट अ पर्सनल स्क्रीन इन द टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंसेस। Fourth and the sixth is the both policy making and the policy implementing process are regulated in terms of primarily studies पे बेस है, तो वो हमारी क्या होगा? नेगेटिव implications होगा। So the correct answer is C. Move to the next question. 18th question. इसमें है इन द रिसर्च ऑफ इफेक्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस ऑन स्ट्रेस प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन इन कॉम्पिटिंग स्कूल प्रोजेक्ट। द हाइपोथेसिस formulate is that child rearing practice do influence stress proneness at data analysis stage, and null hypothesis in advance to find out the tenability of research hypothesis. On the basis of the evidence available, the null hypothesis is rejected at the 0.01 level of significance. कौन सा डिसीजन में भी वारंटेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस, मतलब एक रिसर्च है उसमें एक इफेक्ट ऑफ चाइल्ड के रियरिंग प्रैक्टिसेस, उसके स्ट्रेस को मीज़र किया जा रहा है कि उसका स्ट्रेस कितना इफेक्ट करता है उसके स्कूल प्रोजेक्ट पे, जब वो काम कर रहा है अपने स्कूल प्रोजेक्ट पे। तो उसी के बेस पे हमने एक नल हाइपोथेसिस बनाई है जिसके और एविडेंस के अवेलेबल होने पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया है 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो कौन सा डिसीजन में भी वारंटेड होगा इस रेस्पेक्ट ऑफ रिसर्च के हाइपोथेसिस पे? सो द करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि द रिसर्च, एक मिनट, या सो द रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड
या वो द रिसर्च हाइपोथेसिस विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड, क्या रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी गई है या रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया गया है, बोथ द रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया है, या कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है रेस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस। तो एक बात हम करते हैं, ये एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि दोनों कोई दो वेरिएबल कुछ दो एक रिसर्च कर रहे हैं, तो हम उन दो के बीच में ये दिखाते हैं कि इन दो के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। और दूसरा हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, उसमें हम कहते हैं कि इन दो के बीच में रिलेशन है। तो जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया है, अगर उनमें ये दिखा दिया गया है कि उन दोनों के बीच में जो रिलेशन नहीं है वो चीज़ गलत है, तो इसका मतलब है कि तो उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो इसका मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो इसका आंसर होगा, तो द रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, क्योंकि नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज द बी। हमारा 19th क्वेश्चन है, अ रिसर्च इंटेंटेड टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन। कौन सी रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी। मतलब कि एक रिसर्च को इंटेंट एक्सप्लोर करना है कि क्या पॉसिबल इफेक्ट है पॉसिबल फैक्टर का फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन का, ठीक है। तो उसको उन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, तो कौन सी रिसर्च मेथड यूज़ होगी, हिस्टोरिकल मेथड। इसमें हिस्टोरिकल पास्ट की चीज़ें लेनी है, नहीं ये भी नहीं करना। डेस्क्रिप्टिव सर्वे, मतलब क्या हमें जा जाकर पूछ कर लोगों से काम करना है, नहीं वो भी नहीं करना। एक्सपेरिमेंटल, या दूसरों दो चीज़ों के बीच में एक्सपेरिमेंट करना है, चीज़ों को के बीच के वेरिएबल्स को हमें मैनिपुलेट करके देखना है, नहीं। तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में क्या करते हैं, हम चीज़ों के बीच का रिलेशन तो देखते हैं, लेकिन हम उन्हें मैनिपुलेट नहीं करते हैं, हम किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, हम सिर्फ चीज़ों के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 20। Which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research। कौन सा इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिसर्च करने के लिए। डेवलपिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डेवलप करना, फॉर्मुलेट करना रिसर्च क्वेश्चन को, फॉर्मुलेट करना क्वेश्चन को, डिसाइडिंग करना क्या एनालिसिस प्रोसीजर है, या फिर फॉर्मुलेट करना रिसर्च हाइपोथेसिस को। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर देखो, डेवलप करना रिसर्च, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना होगा। जब तक हमारे पास हमें यही पता नहीं होगा कि हमारा क्या क्वेश्चन है, हमें किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशियल और मैंडेटरी, स्टार्टिंग और मैंडेटरी चीज़ क्या है, फॉर्मुलेट करना है एक रिसर्च क्वेश्चन को, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21। फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग का इज़ द सेम होता है एज इन, जो थीसिस राइटिंग का फॉर्मेट होता है वो सेम होता है किस तरीके से, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च पेपर, जैसे हम रिसर्च पेपर और आर्टिकल लिखते हैं, या फिर सेमिनार और प्रेजेंटेशन में लिखते हैं, या फिर रिसर्च डिसर्टेशन लिखते हैं, या फिर प्रेजेंट करते हैं एक वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस पेपर को। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज़, जब हम एक रिसर्च डिसर्टेशन जब हम एक रिसर्च डिसर्टेशन करते हैं तो उसके जैसा ही क्या होता है हमारा थीसिस राइटिंग लिखना। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक तरीके से लिखते ही हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। पार्टिसिपेटरी रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। क्या चीज़ सही नहीं है, इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज पावर, ये रिकॉग्नाइज करती है नॉलेज को एज पावर। इट एम्फेसाइज ऑन द पीपल एज एक्सपर्ट्स, ये एम्फेसाइज करती है पीपल पे एज एक्सपर्ट्स। इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस इंक्वायरी, ये कलेक्टिव प्रोसेस इंक्वायरी है, या फिर ये सोल पर्पस है इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज।
तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च हमारी क्या करती है, ये एक सोल पर्पस है, ये सोल पर्पस है इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज में, क्या है ये, सोल पर्पस है। सो मूव, इसका आंसर है डी। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कौन सा कॉन्टेक्स्ट सही है। इट इज़ ओनली एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है जो कि जिसे हम टेस्ट करते हैं, या फिर इट इज़ ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, ये सिर्फ नल हाइपोथेसिस होती है जो कि हम टेस्ट की जाती है। बोथ द अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस होती है, या फिर बोथ द अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस जिसको हम टेस्ट नहीं करते हैं। सो हमने नॉर्मल सी बात की थी कि हम जो रिसर्च करते हैं तो उस पर हम किस चीज़ पे काम करते हैं, हम नल हाइपोथेसिस पे काम करते हैं। हम ये देखते हैं, हम पहले से स्टार्टिंग पे ही नल हाइपोथेसिस पे काम करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, उस चीज़ पे हम काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इट इज़ द ओनली नल हाइपोथेसिस जिसे हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा फॉलोइंग आर द बेसिक रूल है ऑफ APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट का, कौन सा इसमें रूल है। तो बात करते हैं इटैलिक्स इटैलिसाइज टाइटल्स ऑफ शॉर्टर वर्क सच एज जर्नल आर्टिकल्स और एसेज, या फिर इन्वर्ट ऑथर्स नेम, लास्ट नेम फर्स्ट, लास्ट नेम जो होगा उसे पहले लिखा जाएगा। इन इटैलिसाइज टाइटल ऑफ लॉन्गर, ठीक है, वर्क सच एज बुक्स एंड जर्नल्स की तरह अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट होगी। तो क्या इसमें, क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होंगे APA स्टाइल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इटैलिसाइज टाइटल ऑफ शॉर्टर वर्क सच एज जर्नल आर्टिकल और ऐसे, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें इन्वर्ट ऑथर्स नेम, लास्ट नेम फर्स्ट आएगा, लास्ट का जो नेम है वो पहले आएगा, बी हमारा सही है। इटैलिसाइज टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्क जैसे कि बुक्स और जर्नल्स के होते हैं वैसे लिखे जाएंगे, और अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट होगी। सो द करेक्ट आंसर इज B, C and D, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25। कौन सा फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमिनार, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेमिनार का है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, एकेडमिक इंस्ट्रक्शन का फॉर्म है। इसमें क्वेश्चंस, डिस्कशंस और डिबेट्स इन्वॉल्व होती हैं, या फिर इसमें इन्वॉल्व होते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के, या फिर इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, सेमिनार में किसकी ज़रूरत होती है। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, इसमें एक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है जिसके पास स्किल्स हों, जो कि कॉग्निटिव वे में सोच सके, चीज़ों को लिख सके। ठीक है, एक स्किल्ड पर्सन की इसमें ज़रूरत होती है। तो करेक्ट आंसर, तो इसमें एक तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, इसमें इट नीड एक मिनट, इट नीड इन्वॉल्व ऑफ स्किल्ड पर्सन, इसमें स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, नॉर्मल सी बात है। इसमें इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, ये एक एकेडमिक इंस्ट्रक्शन है, येस इट इज़ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। इसमें क्वेश्चनिंग होती है, डिस्कशन होता है, डिबेट्स होते हैं, येस इसमें डिबेट्स वगैरह होते हैं। क्या इसमें इन्वॉल्व होते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल के लार्ज ग्रुप इन्वॉल्व नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज A, B and D. सो द करेक्ट आंसर इज D ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द A researcher is interested in studying the prospectus of a particular political party in an urban area. Why should
व्हाट शुड टूल बी प्रेफर ऑफ द स्टडी। एक रिसर्चर इंटरेस्टेड है स्टडी करने में ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को अर्बन एरिया में, तो कौन सा इसमें स्टडी यूज़ की जाएगी बताइए। इसमें रेटिंग स्केल यूज़ करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे, क्वेश्चनायर करेंगे या शेड्यूल करेंगे। देखो रेटिंग स्केल में हम चीज़ों को रेट करते हैं, तो इसमें रेटिंग का तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ चीज़ लेके और रेट थोड़ी ना कर रहे हैं। इंटरव्यू मतलब एक स्टैंडर्डाइज वे में हम चीज़ों का इंटरव्यू लेते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, शेड्यूल भी नहीं है, तो इसमें आएगा हमारा क्वेश्चन आंसर, इसमें क्वेश्चनायर होगा। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन आयर। लोगों से जा के हम उनसे पूछेंगे कि आपको क्या किस चीज़ में क्या इंटरेस्ट है, तो इसमें क्वेश्चन आयर इन्वॉल्व होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27। एथिकल नॉर्म्स इन द रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस। एथिकल नॉर्म्स में कौन सी एथिकल नॉर्म्स में रिसर्च में कौन सी गाइडलाइंस इन्वॉल्व नहीं होती हैं? थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पेटेंटिंग पॉलिसी या फिर डाटा शेयरिंग पॉलिसीज, कौन सी इन्वॉल्व नहीं होती है बताइए। देखिए इसमें एथिक्स में हम कॉपीराइट भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये है हमारा रूल्स और रेगुलेशंस में आता है। हम कॉपीराइट चीज़ों को अगर हम ले रहे हैं तो हम उनका नाम डालेंगे। पेटेंटिंग पॉलिसी भी है और डाटा शेयरिंग पॉलिसी, ये सारी एक पॉलिसीज़ हैं, रूल्स और रेगुलेशंस है। थीसिस एक फॉर्मेट, ये एक फॉर्मेट वे में आता है कि हम किस फॉर्मेट में रिसर्च को लिखेंगे, तो ये हमारा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो ऑप्शन नंबर ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28। कंसिडर द आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट है प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग ऑफ टीचर इज क्वाइट फेयर बिकॉज डॉक्टर, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर्स हु आर नॉट एम्प्लॉय हैड टू फेस सच अ टेस्टिंग। तो किस टाइप की आर्ग्यूमेंट है ये? प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग हो रही है टीचर की, इज़ क्वाइट फेयर बिकॉज क्योंकि डॉक्टर, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स जो कि नाउ एम्प्लॉयड हैं, हैड टू फेस सच अ टेस्टिंग, उन्हें ऐसी टेस्टिंग करवानी पड़ रही है। तो बताइए किस टाइप की आर्ग्यूमेंट है ये? डिडक्टिव है, एनालॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है या बायोलॉजिकल है? व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो ये क्या है? एक एनालॉजिकल है, ठीक है। ना ये डिडक्टिव है, ना ही ये साइकोलॉजिकल है, ना ही ये बायोलॉजिकल है। सो द नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन हैज द मीनिंग दैट इज डेलिबरेटली असाइन टू सम सिंबल इज कॉल्ड। जब कोई सिंबल दिखा के हम चीज़ों को करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लेक्सिकल, प्रिसाइसिंग, स्टिपुलेटिव या परसुएसिव। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज, इसमें हम यूज़ करते हैं स्टिपुलेटिव। क्या आता है हमारा? स्टिपुलेटिव। सो द करेक्ट आंसर इज सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and move to the next and the last question. A cluster of proportion with a structure that exhibits some inference is called. A cluster of propositions का जो कि structure बनाता है, that exhibit करता है some inference को, उसे क्या कहते हैं? एक इन्फ्रेंस कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं, एक्सप्लेनेशन कहते हैं या वैलिड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज, हम इसे क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सो अगर ये आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली हर एक वीडियो के लिए अपडेट रह सकें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक